मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। कब तक ऐसे छुटभैया नेता की तरह संसद में चुटकी लेकर अपनी चरण चुंबक मंडली से ताली बजवाते रहिएगा? राष्ट्रपति के अभिवादन पर आपका वक्तव्य स्तरहीन और हमेशा की तरह मर्यादा विहीन था। मणिपुर से लेकर लद्दाख तक सड़कों पर उतरे इस देश के लोगों से आप भयभीत हैं। हमारी न्याय यात्रा और संकल्प से आप बौखलाए हुए हैं। संसद में अपना भाषण देते हुए आप एक डरे, हताश, थके हुए तानाशाह से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहे। 110 मिनट के अपने वक्तव्य में 78 मिनट आपने कांग्रेस को कोसने पर बिता दिया। आपके डर का यही सबसे बड़ा साक्षी है। घबराइए नहीं, आप हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते रहिए। हम लोगों की लड़ाई मुस्तैदी के साथ ऐसे ही लड़ते रहेंगे। यहां आपके बोले हुए कुछ झूठी बातों का सच आपके सामने रखती है। आपने कहा मोदी की गारंटी है। कितनी बार इस खोखले दावे को बोलिएगा? गारंटी तो 15 लाख हर अकाउंट में देने की थी, सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की थी। यहां तो आपने आटे, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर ही टैक्स लगा दिया। मोदी की गारंटी नहीं, मोदी के जुमले हैं ये। आपने कहा लोकतंत्र में मेरा विश्वास है। चंडीगढ़ में जो हुआ वो लोकतंत्र का मजाक है। हम स्तब्ध हैं, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मतपतों को विकृत करने वाले अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करके आपकी और आपकी पार्टी की लोकतंत्र के प्रति समर्पण का पर्दाफाश कर दिया है। आपने कहा विकसित भारत की झांकी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण में बजट काटकर भारत ऐसे विकसित होगा। यह कुकृत्य आपने इस बार के बजट में भी किया। 74.1% मतलब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक वक्त का पौष्टिक भोजन नसीब नहीं हो रहा है। आपने भारत को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बताया। आपके सारे जबानी जमा खर्च के बावजूद असलियत यह है कि आपके शासनकाल में क्रय शक्ति के आधार पर प्रति व्यक्ति जीडीपी में सालाना वृद्धि दर मात्र 4.3 रह गई है, जो कि डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार के समय 6.2 था। 15.4 करोड़ लोग मनरेगा में रजिस्टर हुए क्योंकि शहर और गांव में रोजगार की हालत खस्ता हो गई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा, आपने ऐसा दावा किया। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपके इस जुमले में 4 बड़ी समस्याएं हैं। अगर गरीबों की संख्या घट गई है तो उपभोग यानी कि कंजम्पशन क्यों गिरकर मात्र 4.4 पर पहुंच चुका है? अगर गरीबी 11.7% तक गिर चुकी है, मतलब लगभग सिर्फ 15 करोड़ लोग ही गरीब हैं, तो सरकार 80 करोड़ को मुफ्त राशन देने के लिए मजबूर क्यों है? और तीसरा, नीति आयोग के इस दावे का समर्थन किसी भी थर्ड पार्टी ने क्यों नहीं किया? आखिर वर्ल्ड बैंक, IMF, आखिर किसी ने तो ये बात मानी होती। और चौथा, नीति आयोग ने गरीबी नापने के स्थापित मानक हैं, उनको बदलकर ऐसे मानकों को क्यों चुना जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित है? अगर 25 करोड़ लोग गरीबी से उबारे गए हैं तो वो आखिर दैनिक दिनचर्या की चीजें जैसे साबुन, बिस्कुट, तेल, मंजन क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्यों लगातार हम भूखमरी के इंडेक्स में गिरते जा रहे हैं? क्यों 50,000 लोगों ने अपने बच्चों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दाखिला वापस ले लिया है? आपने कहा कृषि बजट 1 करोड़ 25 लाख है। किसान से ज्यादा किसी के साथ छल नहीं किया है आपने। कृषि बजट 5 साल में निरंतर गिरा है। वित्तीय वर्ष 20 में कृषि का बजट जीडीपी का 5.44% था, जो अब घटकर 3% से भी कम पर आ गया है। किसान की आय दोगुना करना तो दूर की बात है, किसान तो सिर्फ 27 रुपए प्रतिदिन ही कमा पा रहा है। और आपकी सरकार ने तो पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कृषि कम्बुद्देत खर्च ही नहीं किए और राजस्व को वापस कर दिया है। गांव-गांव ने विकसित भारत यात्रा देखी, आपने ऐसा भी कहा। हाँ, सच है, सरकारी खर्चे पर खूब चाय समोसा खिलाया गया। आपके चरण वंदन के लिए बनी फर्जीवाड़े का वीडियो भी खूब दिखाया गया। लेकिन मोदी जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप है। आप ही की सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि उपभोग और आय दोनों निरंतर गिरते जा रहे हैं। लोग साबुन, तेल, मंजन खरीदने में असमर्थ हैं। ट्रैक्टर से लेकर मोटरसाइकिल की बिक्री ठप है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मानक है। आपने कहा महंगाई नियंत्रण में है। अरे प्रभु, आटा, दही, कलम, किताब, दवाई, अस्पताल, सब पर आपने जीएसटी लगा दिया है। 71 के पेट्रोल को 100 पार कर दिया है।
400 के सिलेंडर को 1000 पार आपने कर दिया। 90 पर बिकने वाले तेल को 220 के पार आपने कराया। 74 की अरहर दाल को 150 पार आपने कराया। नियंत्रण में महंगाई नहीं, नियंत्रण में मीडिया है जो आपको महंगाई पर आईना नहीं दिखा रही है। आपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेने का भी दावा किया। कब तक यही झुनझुना बजाइएगा? ईडी जैसे एजेंसियों को अपना फ्रंटल बनाकर छुट्टा छोड़ देने का काम आपने किया, क्योंकि अब वो एजेंसी नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध के एजेंट बन चुके हैं। और जो आपका दामन थाम ले, उनको अपनी वॉशिंग मशीन में गोता लगवाकर आप उनके खिलाफ केस क्यों बंद कर देते हैं? क्यों 95% केस सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हुए? 10 साल से सत्ता में है, एक केस में भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, संजय सारा, विजय माल्या जैसों को आपने भगाया। उन्हें वापस कब लाइएगा, ये भी तो बताइए। अडानी और पेटीएम जैसों के खिलाफ गंभीर आरोप है, कब जांच होगी? भ्रष्टाचार पर आपके शब्द खोखले और थोथा चना बाजे खना से ज्यादा कुछ नहीं। भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी है, यह दावा भी आपने संसद में किया। लगे हाथ पेटीएम में हुए घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी बोलते जाइए, जिसने डिजिटल पेमेंट की दुनिया को हिला कर रख दिया है। आपकी कृपा के चलते वो कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। नारी शक्ति सामर्थ्य के गूंज, ये भी आपने कहा। हमारी पहलवान बेटियां आपको नमस्कार कर रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह आपके बगल में ही होंगे। कुलदीप सिंह सेंगर और राम दुलार गोंड जैसों से भयभीत है देश की नारी। आईआईटी बीएचयू में आपकी पार्टी के दरिंदों ने जिन बेटियों के साथ जघन्य अपराध किया, वो सामर्थ्य की गूंज नहीं, न्याय की गुहार लगा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हुए आपको ढोंग नहीं लगता? 370 खत्म होते देखा। मकसद तो कश्मीर में शांति लाना था ना, आखिर क्यों फिर कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारा जा रहा है? और लगे हाथ ये भी बताते जाइए कि अगस्त 2019 से दिसंबर 2023 तक कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ों में 163 जाबाजों से ज्यादा सुरक्षा बल और सेना के जाबाजों की आतंकवाद से लड़ते हुए शहादत पर आप मौन क्यों रहते हैं? ये आपकी विफलता है। आपने कहा कि भारत की सेना के पराक्रम पर गर्व है आपको। आपने सेना और उनके शौर्य का अपमान किया। अग्निवीर जैसी योजना लाकर आपने सेना के पराक्रम का मखौल उड़ाया है। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने खुलासा करके ये बताया है कि कैसे ये योजना सैन्य बलों पर थोपी गई। अगस्त 2019 से दिसंबर 2023 तक कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ों में 163 जाबाजों की शहादत पर आपकी चुप्पी उनका अपमान है। ना संवेदना ना श्रद्धांजलि, किस मुंह से आप सेना की बात करते हैं? मैं ओबीसी हूं, दिखता नहीं, यह भी कहा आपने संसद में। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कोई जाति ही नहीं है सिवाय अमीर और गरीब के, मगर आज खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बता डाला। हमारी जातिगत जनगणना की मांग से आपकी सिट्टी बिट्टी गुम है, लेकिन गिनती तो करनी ही होगी। आपने कहा कर्पूरी ठाकुर के साथ कांग्रेस ने गलत किया। नहीं नहीं मोदी जी, इतिहास का इतना भी दम मत तोड़िए। कर्पूरी ठाकुर जी ने 70 के दशक में बिहार में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, तब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का कुकृत्य जनसंघ, जो कि वर्तमान में बीजेपी है, उसने किया था। कर्पूरी ठाकुर जी ने जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व किया, जो दो राजनीतिक समूहों का मेल थी। बीजेपी का पुराना अवतार जनसंघ और राम मनोहर लोहिया एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी सोच से जुड़ा लोकदल। कर्पूरी जी द्वारा पिछड़े वर्ग को 33% आरक्षण देने के फैसले से उच्च जातियों में अशांति फैल गई और फिर जनता पार्टी समूह के नेता कैलाशपति मिश्र ने अप्रैल 1979 में कर्पूरी सरकार से अपने समूह को अलग किया, जिसके बाद जनसंघ समूह ने राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाया। रह रहकर आरक्षण समाप्त करने की बात करने वाली बीजेपी, मंडल रिपोर्ट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस लेने वाली बीजेपी, पिछड़ों की गिनती करने से किनारा काटने वाली बीजेपी वास्तव में शोषित, दलित, वंचित पिछड़ों का दमन करती है बीजेपी। विपक्ष ने भानुमति का कुनबा जोड़ा। अरे 38 दलों के साथ भानुमति का कुनबा तो आपने जोड़ा है। 22 तो ऐसे दल हैं जिनका एक भी सांसद नहीं, कुछ ने तो कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। क्या हुआ? एक अकेला सब पर भारी के फर्जी दावे का विपक्ष हाउस नहीं चलने देता है। संसद में आपने ये भी कहा,
हाउस चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। मणिपुर से लेकर अडानी महाघोटाले, पेगासस से लेकर महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों पर आप भागे भागे फिरते रहे। सदन आपने और आपकी पार्टी ने नहीं चलने दी, तो ये फर्जी विलाप बंद कर दीजिए। 8 महीनों से जलते हुए मणिपुर पर आपको बुलावने के लिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। इंदिरा गांधी ने कहा देश में पराजय भावना है। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल ही बदल दिया था। आपकी तरह चीन का नाम लेने में मिमियाई नहीं, घबराई नहीं। काश उनके साहस का एक अंश भी आपके अंदर होता तो आप बिना पलक झपकाए कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चीन को क्लीन चिट नहीं देते। अमेरिका और अन्य देशों के लाख विरोध के बावजूद आपने ऐसा किया था। और आप ही की तरह उन्होंने अपने मित्रों के 14.5 लाख करोड़ लोन नहीं माफ किए, बल्कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चंद पूंजीपतियों के अधिपत्य को खत्म कर दिया था। आपने कहा कि नेहरू ने देश को आलसी कहा। प्रधानमंत्री जी, देश को आलसी पंडित नेहरू ने नहीं, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया है। आपकी जानकारी के लिए, जब संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई और क्रिसमस की छुट्टी आई तो नेहरू जी ने कहा छुट्टी कैंसिल कर देना चाहिए, जिससे कि संविधान का काम आगे बढ़ाया जा सके। सरदार पटेल ने भी समझाया, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अवकाश की जिद की और संविधान का काम करने से इनकार कर दिया। जो आलसी होते हैं वही छुट्टी के लिए मचलते हैं, ये आलस होता है। संघ की कहावत तो आपको याद होगी, संघियों के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। ज्यादा जानकारी के लिए संविधान सभा की कार्यवाही रिपोर्ट पढ़ लीजिए। फिर आपने कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। इस देश के संविधान से लेकर संस्थाएं सब कांग्रेस की दूरदर्शिता की देन है। चुनाव आयोग, इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IITs, एम्स, IIMs, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बार्क, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, नेशनल केमिकल लैब, फिजिकल रिसर्च लैब, नेशनल मेटलर्जिकल लैब, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भेल, बेल, HMT, LIC, ONGC, IOC, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, टेलीकॉम एंड IT रेवोल्यूशन, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। और अब आपकी सत्ता से विदाई के बाद न्याय होगा। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। आपने 10 साल में चरण चुंबक और व्हाट्सएप के लीचड़ ट्रोल बनाए। फिर आपने कहा कि राम घर लौट आए। करोड़ों के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को घर देने वाले आप होते कौन हैं? सृष्टि के रचयिता भगवान को तस्वीरों में अपने से छोटा दिखाना और फिर यह घमंड करना कि आप उन्हें वापस ले आए। यह घमंड नहीं, पाप है। भगवान राम कण कण में बसते हैं। हमारी आस्था में, हमारे आचरण में, न्याय में, नैतिकता में, सत्य में, प्रेम में वो गए ही कहां थे जो लौट आए हैं। आपके अभिमान ने तो प्रभु राम को भी नहीं बख्शा। बहरहाल आज आपकी बातें सुनकर आप पर तरस आता है।